हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय का अंतिम दरवाजा, संविधान का रक्षक और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी ढाल। जब देश में कहीं भी अन्याय होता है तो आखिरी उम्मीद बनता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। आखिर इसकी शक्तियाँ क्या हैं, कैसे होता है जजों की नियुक्ति और क्यों संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में आसान तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी परीक्षा हो सवाल आपका छूटे नहीं। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए अब शुरुआत करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता है केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और तीनों का ही उल्लेख किस में है? भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में तीनों का उल्लेख है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत हमारा सुप्रीम कोर्ट आ गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया। अब सबसे पहले हम इसका इतिहास जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई। उसके बाद फिर हम वर्तमान स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जो न्यायालय की बात है भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई, तो भारत में सर्वप्रथम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। और उसके 1 वर्ष बाद सर्वप्रथम 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कहाँ पर की गई? कलकत्ता में की गई। अब कलकत्ता में क्यों की गई? तो कलकत्ता में इसलिए की गई क्योंकि 1773 तक जो राजधानी है कलकत्ता ही है। अभी भारत की राजधानी कलकत्ता है। राजधानी जो परिवर्तित होती है वो तो 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा के बाद राजधानी 1912 में परिवर्तित हुई। तो 1774 में राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में ही स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, इतने पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे कि 1774 में पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में होती है। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसमें 1+3 न्यायाधीश थे, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इनसे क्वेश्चन बनता है कौन थे, तो वो थे सर एलिजा एम्पे। अब क्या इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते थे? तो हाँ, कर सकते थे। ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो ये नाम का ही सुप्रीम कोर्ट था सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब कि उसके बाद कहीं पर भी अपील ना की जा सकती हो। जैसे वर्तमान में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, इसके बाद कहीं अपील की जा सकती है? तो नहीं की जा सकती। लेकिन उस समय जो कोलकाता में स्थापना हुई थी, पूछा जाता है क्या उसके विरुद्ध अपील कर सकते थे? तो कर सकते थे। ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद फिर भारत में 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें भी संघीय न्यायालय की बात की गई कि भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और 2 वर्ष बाद 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो 1937 में नई दिल्ली में संघीय न्यायालय की जब स्थापना हुई तो इसमें 1+7 न्यायाधीश थे। पूछा जाता है पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, तो सर मैरिज ग्वायर थे। ठीक है, नाम इनका याद रखें कि जब दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई फेडरल कोर्ट की, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे पहले सर मैरिज ग्वायर थे। ठीक है, और इस संघीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ क्या अपील की जा सकती थी? तो हाँ, इसके निर्णय के खिलाफ भी अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। ये तो बात रही संविधान लागू होने के पहले की बात है। अब संविधान लागू होने के बाद इस संघीय न्यायालय को वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित किया गया। तो अब संविधान लागू होने के बाद की बात हम लोग देखते हैं। संविधान कब लागू हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और आगे लिखा है जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और संसद कानून बना करके न्यायाधीशों की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। तो इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? संविधान संशोधन से हो सकती है, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हो सकती है, या फिर संसद द्वारा कानून बनाकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि संसद द्वारा कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अब सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। और किसने किया था? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी जो MC सीतलवाड़ थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
उस समय जो संख्या थी 1+7 थी, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया थे पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये उस समय जो संख्या थी 1+7 थी। लेकिन मैंने अभी बताया कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है कानून बनाकर। तो संसद ने समय समय पर कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। और अगर वर्तमान की बात करें तो 1+33 न्यायाधीश हैं। समय समय पर इनमें परिवर्तन होता रहा। जो लेटेस्ट परिवर्तन हुआ 1+33 कब किए गए हैं, 2019 में संसद ने कानून बना करके 1+33 किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें आप। अब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 53वीं क्रम के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश कौन थे, वो थे Y.V. चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका जो कार्यकाल था 1978 से 85 तक था। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश थे। पूछा जाता है न्यूनतम कार्यकाल वाले न्यायाधीश कौन थे, वो थे के.एन. सिंह। के.एन. सिंह न्यूनतम कार्यकाल वाले न्यायाधीश थे और इनका जो कार्यकाल था 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक था। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल था। अब पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाए तो वो हो जाएंगी फातिमा बीबी। लेकिन जब पूछा जाए कि पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उसमें कोई भी नहीं थी, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ये चीज़ याद रखें, जब महिला न्यायाधीश पूछे तो आपको फातिमा बीबी लगाना है। इसके बाद अब हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं इनकी योग्यता के बारे में जानते हैं। इनकी योग्यताओं का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 क्लॉज 3 में है। क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर वह कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। ये योग्यता होनी चाहिए। योग्यता से बहुत बार सवाल बना है, तो याद रखें 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। और एक चीज़ याद रखें, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की योग्यता है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। व्यवहार में यह अन्य वरिष्ठ को ही, जो वरिष्ठ होता है ना, उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और वरिष्ठता का उल्लंघन भी हो चुका है 2 बार। वरिष्ठता के आधार पर न्यायाधीश बनाया जाता है मुख्य न्यायाधीश, और इसका उल्लंघन 2 बार हो चुका है। 1973 में और 1977 में 2 बार इसका उल्लंघन हो चुका है। इसके बाद हम इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखें। अगर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में है। 1950 से 1993 तक, यानी जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर के 1993 तक न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होती थी। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन भारत संघ मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो 1993 तक पूछा जाए आपसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती थी, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होती थी। ठीक है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन भारत संघ मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रचलित जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया, और 1993 में ही न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम का गठन किया गया। कॉलेजियम शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये चीज़ याद रखें। कॉलेजियम शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1993 में कॉलेजियम का गठन किया गया, और कॉलेजियम शब्द मीडिया द्वारा ही दिया गया। कॉलेजियम में होता कौन है, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और 4 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो 5 लोगों से मिलकर बनता है कॉलेजियम, और कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है वर्तमान में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कैसे होती है, तो कॉलेजियम प्रणाली से होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो इनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में इसका उल्लेख है। आधार क्या है, सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जाता है। न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव संसद में पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। लेकिन जिस सदन में लाया जाएगा, जैसे लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए,
राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। हटाने का प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा और इसके बाद प्रस्ताव आने पर जो संबंधित सदन का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में आएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा का 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा और वो समिति क्या करेगी, जांच करेगी और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो इस समिति में कौन कौन होता है जो 3 सदस्यीय, इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, वह किसी भी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा और एक विधि विशेषज्ञ शामिल होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ, ये 3 लोग शामिल होते हैं। फिर न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने का जो प्रस्ताव है वो मैंने पहले ही बताया, कदाचार और अक्षमता के आरोप में लाया जाएगा। यदि संसद के दोनों ही सदन उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ न्यायाधीश अपने पद से हट जाते हैं। न्यायाधीश कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, ये याद रखें। अब सुप्रीम कोर्ट के जो पहला प्रस्ताव लाया गया था पहली बार सुप्रीम कोर्ट का, वो वी रामास्वामी, जिनके खिलाफ 1993 में हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बैठक का बहिष्कार करने के कारण प्रस्ताव असफल हो गया था। तो ये भी आप लोग याद रखें। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 125, इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश होगा 2,80,000 होगा इनका वेतन और जो अन्य न्यायाधीश हैं 2,50,000 हैं। फिर अगला आर्टिकल 126, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो पूछा जाए अगर कार्यवाहक न्यायाधीश की जो नियुक्ति का प्रावधान है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 126 में है, ठीक है। फिर आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख है। तदर्थ न्यायाधीश क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट की गढ़पूर्ति कोरम पूर्ण ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के भारत के किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करेगा। नियुक्त करेगा कौन, मुख्य न्यायाधीश। सलाह लेगा, अनुमति लेगा राष्ट्रपति से। तो ये चीज़ याद रखें, ऐसे न्यायाधीशों को तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 128, इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उल्लेख है, रिटायर्ड न्यायाधीश, कि जब सुप्रीम कोर्ट की गढ़पूर्ति कोरम पूर्ण ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनको पुनः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करेगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 128 में है। कोरम या गढ़पूर्ति के अभाव में न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है, ये याद रखें, ठीक है। और इसके बाद फिर अगला आर्टिकल जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 129 में है। अभिलेखीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वह सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इसके निर्णय का पालन करेंगे। अगर कोई निर्णय का पालन न करे तो उसको न्यायिक अवमानना के तहत दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो अभिलेखीय न्यायालय पूछा जाएगा आपसे किस में उल्लेख है, आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 130 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके भारत में कहीं पर भी खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकांशतः बैठक जो होती हैं दिल्ली में होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के दिल्ली से बाहर भी बैठक का आयोजन कर सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 130 में है। अब प्रश्न आता है कि क्या आज तक दिल्ली से बाहर बैठक हुई है, तो हुई है 2 बार, 1950 में हैदराबाद में, 1954 में श्रीनगर में हुई है। इसके बाद आर्टिकल 131 में क्या है, तो भारत में घटित ऐसे मामले जिनको सुनने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ऐसे में जो मामले आते हैं कौन से हैं, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य अगर विवाद है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 2 राज्यों की सरकारों के मध्य विवाद है, वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। 2 या 2 से अधिक राज्य की सरकारों के मध्य का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है वह इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 71 में किया गया है। तो इसमें जो
प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख है उसमें ये 3 आते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य विवाद, 2 राज्य की सरकारों के या 2 से अधिक राज्य सरकारों के मध्य विवाद है, उसका उल्लेख 131 में है। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद अनुच्छेद 71 में है। ठीक है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारत के हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 132 में क्या है? भारत के किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा दीवानी या फौजदारी मामलों में दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 133 जिसमें है दीवानी निर्णय अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर है 134 जिसमें है फौजदारी निर्णय, फौजदारी जो निर्णय है इसके खिलाफ भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। 135 में है सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 135 में, ये भी याद रखें। ठीक है। फिर आर्टिकल 136 इसमें है कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी विशेष याचिका दायर की जा सकती है। विशेष याचिका इसे क्या कहते हैं? SLP कहते हैं। SLP दायर करने के लिए जो संबंधी हाई कोर्ट है उससे अनुमति लेना आवश्यक है। फिर है आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की जांच या समीक्षा कर सकता है कि दिए गए निर्णय में परिवर्तन भी कर सकता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 137 में है। ठीक है। इसके बाद फिर आर्टिकल 138 है जिसमें उल्लेख है क्षेत्राधिकार का कि संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है और ये कनाडा से लिया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, ये भी याद रखें। लेकिन एक मामला ऐसा भी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। अगर राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 के पहले के किसी भी घटित मामले पर परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने हेतु बाध्य होगा, ये भी याद रखें नोट लगा करके। अब प्रश्न यह आता है कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से इनकार किया है? तो किया है। 1994 में बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, ये चीज़ याद रखें। और एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किसी भी नागरिक का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। अब 1-2 पॉइंट और हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ पद को धारण नहीं कर सकते हैं, ये याद रखें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद। तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अब वीडियो आपको कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।